आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के एक ऐसे हिस्से की गहराई में उतर रहे हैं जो सीधे तौर पर हम सब नागरिकों की जिंदगी से जुड़ा है। हाँ, बिल्कुल हमारे मौलिक अधिकार। इसे अक्सर भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। सही। हमारे पास जो दस्तावेज है वो इन्हीं मौलिक अधिकारों के बारे में है। शीर्षक है इंडियाज फंडामेंटल राइट्स, मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज की बातचीत का मकसद है इन स्रोतों से ये समझना कि ये अधिकार आखिर हैं क्या, इतने जरूरी क्यों माने जाते हैं और असल में इनका हमारे लिए क्या मतलब है। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान का भाग 3 है ना? जी, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक। हाँ, और ये हमें कुछ बहुत बुनियादी आजादियां और बराबरी का हक देता है। बिल्कुल, गारंटी देता है। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, बल्कि ये वो ढाल है जो हमें सरकार की मनमानी से बचाती हैं। सही कहा। कह सकते हैं कि हमारे लोकतंत्र की नींव के पत्थर हैं जो हर नागरिक को इज्जत और मौके देने का वादा करते हैं। बिल्कुल सही। और यहाँ ये सोचना दिलचस्प है कि इन्हें मौलिक यानी फंडामेंटल क्यों कहा जाता है। हाँ, क्यों? बात यह है कि इन्हें किसी भी इंसान की आज़ादी और गरिमा के लिए इतना ज़रूरी समझा गया कि संविधान बनाने वालों ने इन्हें संविधान के सबसे अहम हिस्सों में जगह दी। ये कोई आम कानून नहीं है जिन्हें सरकार आसानी से बदल दे। अच्छा। इन्हें व्यक्ति के पूरी तरह से विकसित होने के लिए, चाहे वो दिमागी तौर पर हो, नैतिक तौर पर या रूहानी तौर पर, बेहद ज़रूरी माना गया है। और इन्हें मैग्ना कार्टा से जोड़ना वो इनकी अहमियत बताता है। जैसे 1215 में इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा ने पहली बार राजा की बेलगाम ताकतों पर कुछ लगाम लगाई थी। हाँ, सुना है उसके बारे में। और लोगों के कुछ अधिकार तय किए थे। वैसे ही हमारे मौलिक अधिकार भारत में सरकार की शक्तियों को सीमित करते हैं और नागरिक को मजबूत बनाते हैं। हाँ, ये तुलना काफी रोचक है। और जानकारी के मुताबिक इन अधिकारों को मोटे तौर पर 6 हिस्सों में बांटा गया है। जी, 6 मुख्य श्रेणियां हैं। पहला है समानता का अधिकार। इसका मतलब है कि कानून की नजर में सब बराबर हैं। हाँ, बिल्कुल। और सरकार धर्म, जाति, लिंग या जन्म की जगह के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं कर सकती। अच्छा, नौकरियों में भी और पब्लिक जगहों पर भी? हाँ, नौकरी पाने से लेकर पब्लिक जगहों के इस्तेमाल तक ये बराबरी का सिद्धांत लागू होता है। ठीक है। और दूसरा? फिर आता है स्वतंत्रता का अधिकार, जो शायद सबसे ज्यादा जाना पहचाना है। इसमें कई तरह की आजादियां शामिल हैं। जैसे अपनी बात कहने और लिखने की आजादी, शांति से इकट्ठे होने की आजादी, संगठन या यूनियन बनाने की आजादी, पूरे देश में कहीं भी आने जाने और बसने की आजादी, और अपनी मर्जी का कोई भी काम धंधा या व्यापार करने की आजादी। ये सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बहुत अहम है। सोचिए जरा, कितनी सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। अपनी बात रखने से लेकर कहीं भी जाकर बसने तक की छूट। बिल्कुल। ये सच में नागरिकों को काफी ताकत देता है। और इसके बाद क्या है? इसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये बेगारी फोर्स्ड लेबर, हाँ, इंसानों की खरीद फरोख्त और खतरनाक कामों में बच्चों से मजदूरी करवाने पर रोक लगाता है। अच्छा, बाल मजदूरी पर रोक। जी, ये समाज के कमजोर तबकों को सुरक्षा देता है। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये क्या है? ये हर किसी को अपना धर्म मानने, उस पर अमल करने और उसका प्रचार करने की आजादी देता है। बस शर्त यह है कि इससे पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता या सेहत को नुकसान न पहुंचे। कुछ सीमाएं हैं। हाँ, वाजिब सीमाएं। और भी हैं शायद? हाँ, 2 और हैं। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ये खासकर अल्पसंख्यकों माने माइनॉरिटीज को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का हक देते हैं। अच्छा, ठीक है। और जो रेट है उसमें भी ज्यादा फर्क नहीं आया। जब मेरे को याद है, जब मैं छोटा था तो उस टाइम पे जो भी रेट था उससे शायद 15 या 20 रुपए को छू पर नीचे हुआ होगा। अगर अपनी ड्रिंक भी लाने जा रहे हो, कुछ खाने के लिए भी जा रहे हो, आपको स्टेज पूरा बकायदा दिख रहा है। यू आर नॉट मिसिंग एनी पार्ट ऑफ द कॉन्सर्ट। ठीक है। और आखिरी वाला? और आखिर में सबसे अनोखा अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसकी बात हम थोड़ी देर में करेंगे। ये बहुत खास है। वाकई, ये तो जीवन के लगभग हर पहलू को छूते हैं। पर्सनल फ्रीडम, सोशल इक्वालिटी, माइनॉरिटी प्रोटेक्शन, धर्म की आजादी। हाँ, ये पक्का करते हैं कि सरकार अपनी हद में रहे और हर कोई सम्मान के साथ जी सके। और जो बात इन अधिकारों को और भी खास बनाती है वो ये है कि ये न्यायोचित हैं, जस्टिसेबल। न्यायोचित, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये सिर्फ कागज पर लिखे अच्छे विचार नहीं हैं, बल्कि इन्हें कानूनन लागू करवाया जा सकता है। लागू करवाया जा सकता है? कैसे? अगर किसी को लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है,
चाहे वो सरकार ने किया हो या किसी और ने, तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। सीधे सुप्रीम कोर्ट? हाँ, सीधे। ये इन अधिकारों को असली दांत देता है, कह सकते हैं। अच्छा, तो मतलब अगर मेरा कोई मौलिक अधिकार छीना जाता है तो मैं सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत में जा सकती हूँ। ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, यहीं पर वो छठा अधिकार काम आता है जिसका मैंने जिक्र किया था, अनुच्छेद 32। हाँ, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। आत्मा और हृदय? क्यों? क्योंकि ये खुद एक मौलिक अधिकार है जो हमें हमारे बाकी मौलिक अधिकारों के हनन होने पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का हक देता है। सोचिए, बिना इस अधिकार के बाकी सारे अधिकार शायद बेमानी हो जाते हैं। हाँ, ये बात तो सही है। अगर हक है लेकिन उसे लागू करवाने का तरीका नहीं तो क्या फायदा? बिल्कुल। ये तो कमाल है। तो कोर्ट करता क्या है फिर? अगर मैं जाऊं कोर्ट? कोर्ट इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए खास तरह के आदेश जारी कर सकता है, जिन्हें रिट कहते हैं। रिट? ये क्या होती हैं? ये खास कानूनी आदेश होते हैं। जैसे एक मशहूर रिट है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस? इसका लैटिन में मतलब है शरीर को प्रस्तुत करो। अच्छा। अगर किसी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है तो कोर्ट ये रिट जारी करके पुलिस या संबंधित अथॉरिटी को उस व्यक्ति को कोर्ट के सामने पेश करने का हुक्म दे सकता है। अरे वाह! ये किसी की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ एक बड़ी सुरक्षा है। ये तो सचमुच बहुत ताकतवर लगता है। मतलब ये अधिकार सिर्फ लिखे हुए नहीं है, इन्हें बचाने का पूरा सिस्टम मौजूद है। हाँ, ये व्यवस्था राज्य यानी सरकार पर एक जिम्मेदारी डालती है कि वो इन अधिकारों का सम्मान करे। ये नागरिक को कम से कम अधिकार हनन के मामले में राज्य के बराबर खड़ा कर देता है। ये भारतीय लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी खूबी है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये अधिकार बिल्कुल असीमित है? मतलब कोई सीमा ही नहीं? क्या कोई भी कभी भी कुछ भी कर सकता है इन अधिकारों के नाम पर? ये बहुत अहम सवाल है और इसका जवाब है नहीं। ये अधिकार असीमित नहीं है। अच्छा। संविधान खुद ही कहता है कि इन पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। उचित प्रतिबंध, इसका क्या मतलब हुआ? कौन तय करेगा कि क्या उचित है? देखिए, उचित शब्द यहां बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि रोक मनमानी नहीं हो सकती। ठीक है। ये रोक कुछ खास वजहों से ही लगाई जा सकती है, जैसे देश की सुरक्षा और एकता, पब्लिक ऑर्डर बनाए रखना, नैतिकता, दूसरे देशों से अच्छे संबंध, या किसी की मानहानि रोकना, या अपराध करने के लिए उकसाने से रोकना। एक उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल। मिसाल के तौर पर आपको बोलने की आजादी है, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि आप झूठी खबर फैलाकर दंगे भड़का दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो समाज की शांति और सुरक्षा के लिए ऐसी बातों पर रोक लगाना उचित माना जाएगा। समझ गई। लेकिन अगर सरकार कहे कि आप सरकार की नीतियों की आलोचना नहीं कर सकते, तो ये शायद उचित प्रतिबंध नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में आलोचना का अधिकार तो बहुत अहम है। हाँ, ये तो है। तो ये एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश है व्यक्तिगत आजादी और समाज के बीच। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, ये प्रतिबंध उचित हैं या नहीं, इसका फैसला करने का अधिकार आखिर में अदालतों के पास है। अच्छा, कोर्ट तय करेगा। हाँ, यानी अगर सरकार कोई रोक लगाती है तो नागरिक उसे कोर्ट में चुनौती दे सकता है और कोर्ट तय करेगा कि वो रोक संविधान के दायरे में है या नहीं। इसे न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। जुडिशियल रिव्यू ये संतुलन बनाता है, एक तरफ व्यक्ति की आजादी, दूसरी तरफ समाज और देश के हित। ये समझना जरूरी है। तो अधिकार हैं पर जिम्मेदारी के साथ, और कुछ खास हालात में इन पर रोक लग सकती है। सही कहा। क्या कोई और भी स्थिति है जहां ये अधिकार सीमित हो सकते हैं? हाँ, एक और स्थिति है जिसका जिक्र दस्तावेजों में मिलता है, वो है राष्ट्रीय आपातकाल का समय, नेशनल इमरजेंसी। इमरजेंसी? हाँ, अगर देश में युद्ध, बाहरी हमले या हथियारबंद बगावत जैसे हालात पैदा हो जाएं, तो सरकार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकती है। तब क्या होता है अधिकारों का? ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 19 के तहत मिली आजादियां, जैसे बोलने की, घूमने फिरने की, जमा होने की आजादी, ये अपना आप सस्पेंड हो जाती है। अपने आप? मतलब जब तक इमरजेंसी लागू है, आप इन अधिकारों के हनन का दावा कोर्ट में नहीं कर सकते कि मेरी बोलने की आजादी छीनी गई या घूमने की। मतलब इमरजेंसी में बोलने की आजादी खत्म। अनुच्छेद 19 वाली आजादियां स्वतः निलंबित हो जाती हैं। हाँ, इसके अलावा राष्ट्रपति एक आदेश जारी करके दूसरे मौलिक अधिकारों के लिए भी कोर्ट जाने के अधिकार को सस्पेंड कर सकते हैं। ओ, तो सारे अधिकार खत्म हो सकते हैं? नहीं, यही एक बहुत जरूरी बात ध्यान रखने वाली है जो 44वें संविधान संशोधन के बाद जोड़ी गई। क्या? वो ये कि दो मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 20 जो अपराधों के लिए सजा के संबंध में सुरक्षा देता है, जैसे एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजा ना मिलना, हाँ,
और अनुच्छेद 21 जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है, यानी जीने का अधिकार, इन्हें आपातकाल के दौरान भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। कभी भी नहीं। इमरजेंसी में भी नहीं। कभी भी नहीं। ये दिखाता है कि चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, जीने का अधिकार और कुछ बुनियादी कानूनी सुरक्षाएं हमेशा बनी रहेंगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मतलब जीने का अधिकार और कानूनी प्रक्रिया से सुरक्षा इमरजेंसी में भी कायम रहती है? जी हाँ। ये फिर से वही संतुलन वाली बात आ गई। देश की सुरक्षा जरूरी है, पर नागरिक की जान और बुनियादी अधिकार भी उतने ही अहम है। आपने एकदम सही पकड़ा। ये पूरा सिस्टम एक, कह सकते हैं, नाजुक संतुलन पर टिका है। एक तरफ नागरिक को अधिकार और सुरक्षा देना, दूसरी तरफ देश और समाज की व्यवस्था बनाए रखना। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो एक तरफ संविधान हमें मौलिक अधिकारों का एक मजबूत कवच देता है। हाँ, ये हमें सरकार की मनमानी से बचाता है, बराबरी और आजादी का माहौल बनाता है और लोकतंत्र को मजबूत करता है। सही। समाज के बड़े हित में, देश की सुरक्षा के लिए और पब्लिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन पर वाजिब रोक लगाई जा सकती है। और इमरजेंसी में? और इमरजेंसी जैसे असाधारण हालात में इन्हें सीमित या निलंबित भी किया जा सकता है, सिवाय जीने के अधिकार और अनुच्छेद 20 वाली सुरक्षा के। ये एक जटिल लेकिन जरूरी संतुलन है। ये समझना वाकई जरूरी है कि ये अधिकार जितने शक्तिशाली हैं, उतने ही संतुलित भी हैं। ये ना तो नागरिक को पूरी तरह बेबस छोड़ते हैं, ना ही ऐसी खुली छूट देते हैं कि समाज का ढांचा ही बिगड़ जाए। सही कहा। ये मौलिक अधिकार असल में भारतीय लोकतंत्र और नागरिक आजादी के गार्ड हैं। गार्ड, हाँ, कह सकते हैं। और ये लगातार विकसित भी होते रहे हैं, खासकर सुप्रीम कोर्ट की व्याख्याओं के जरिए। जैसे अनुच्छेद 21 जीने का अधिकार, हाँ, उसे अब सिर्फ सांस लेने तक सीमित नहीं माना जाता, बल्कि इसमें सम्मान से जीने, प्राइवेसी, साफ पर्यावरण जैसे कई पहलू शामिल हो गए हैं। अच्छा, मतलब कोर्ट ने इसका दायरा बढ़ाया है? हाँ, समय के साथ। तो आज की इस बातचीत से हमने भारतीय संविधान के भाग 3 यानी मौलिक अधिकारों की अहमियत को समझा। ये सिर्फ अधिकार नहीं, बल्कि गारंटीज हैं। बिल्कुल। जिन्हें अनुच्छेद 32 के तहत लागू करवाने का रास्ता भी संविधान ने ही दिया है। इसीलिए इसे संविधान की आत्मा कहा गया। सही। हमने ये भी देखा कि ये अधिकार हवा हवाई नहीं है, बल्कि जमीनी हकीकत से जुड़े हैं। ये असीमित नहीं है, इन पर समाज और देश हित में उचित प्रतिबंध लग सकते हैं। हाँ। और इमरजेंसी में इन्हें सीमित किया जा सकता है, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। ये व्यक्तिगत आजादी और सामाजिक जरूरत के बीच संतुलन साधने की एक परिपक्व कोशिश है। आज के स्रोतों ने हमें इन मौलिक अधिकारों का एक खाका दिया। क्यों ये मैग्ना कार्टा जैसे हैं, कौन कौन सी मुख्य कैटेगरी हैं, इन्हें कैसे बचाया जा सकता है और इनकी सीमाएं क्या हैं। जी। जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। असल जिंदगी में व्यक्तिगत अधिकारों और सरकार द्वारा लगाए गए उचित प्रतिबंधों के बीच की वो बारीक लाइन कहाँ खींची जाती है? ये अहम सवाल है। कौन से हालात और कौन सी दलीलें किसी रोक को उचित बनाती हैं? और ये फैसला करने की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी और निष्पक्ष है? ये सवाल हमेशा बहस और अदालती नजरिए का केंद्र रहा है। इस पर सोचते रहिए।